हम पढ़ तो रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं, जी जान से पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि पढ़ रहे हैं? और जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, समझो पढ़ना सार्थक हो गया। अपने कर रहे हैं प्लस 2 बायोलॉजी, जिसमें अपने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन या श्वसन। कहां तक पहुंच गए थे अपने? लास्ट लेक्चर वीडियो में अपने क्रैब साइकिल को कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले अपने लिंक रिएक्शन की, और उससे भी पहले ग्लाइकोलाइसिस को अपने कंप्लीट किया था। ग्लाइकोलाइसिस कहां चलता है? साइटोप्लाज्म, या कह सकते हैं कोशिका द्रव्य में चलता है। इसी तरह से अपने बात करते हैं लिंक रिएक्शन कहां चलती है? लिंक रिएक्शन या योजन अभिक्रिया या गेटवे रिएक्शन और साथ में क्रैब साइकिल दोनों ही मैट्रिक्स में चलते हैं, आधात्री में चलते हैं। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। और वहां पर अपने कैलकुलेट किया कि कितने एटीपी का अपने को गेन होने वाला है, कितनी एटीपी बनेगी टोटल। तो 38 एटीपी अपने को देखने को मिलती है जब अपने एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या वायवीय श्वसन करते हैं। तो चाहे वो क्रैब साइकिल हो, चाहे उससे पहले लिंक रिएक्शन हो, या उससे पहले ग्लाइकोलाइसिस हो, उन सबके अंदर एटीपी नहीं बनती है। ये वो जरिया है, वो माध्यम है जिससे आगे चलकर ईटीएस के अंदर एटीपी बनेगी। जब अपने बात करते हैं कि 24 एटीपी क्रैब साइकिल में बनेंगे, तो वो क्रैब साइकिल में नहीं बनते हैं, वो क्रैब साइकिल की वजह से ईटीएस के अंदर बनेंगे। इसी तरह से लिंक रिएक्शन में जो अपने को 6 एटीपी देखने को मिलते हैं, वो अपने को ईटीएस में ही मिलेंगे। बस जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो क्रैब साइकिल है या लिंक रिएक्शन है, वो माध्यम है जिसके द्वारा आगे चलकर ईटीएस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर अपने को एटीपी देखने को मिलेंगे या एटीपी का प्रोडक्शन होगा। आज वही करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहला सवाल उठता है, ईटीएस होता क्या है? अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया था, लेबल डायग्राम स्टार्टिंग में, तो अगर आपने गौर किया होगा तो हमने देखा कि ईटीएस है वो यहां क्रिस्टी के ऊपर बनाया था हमने, और साथ में अपने क्या तैयार किए थे? F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल भी अपने क्रिस्टी के ऊपर बनाए थे। तो ईटीएस की लोकेशन कहां है? अपने कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या क्रिस्टी। बात तो एक ही है, क्रिस्टी किसका पार्ट है? इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली का ही। तो ये बाहर क्या थी? ये अपनी आउटर मेम्ब्रेन है, बाह्य झिल्ली। इसी तरह से ये क्या है? आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। ये अपनी इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन बोल दो या उसका जो क्रिस्टी वाला पार्ट है, एक ही बात है। तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा? ईटीएस देखने को मिलता है। ये अपने जो ड्रॉ कर रखा है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूं। ये ईटीएस है। तो ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब सवाल उठता है ईटीएस है क्या? ये कुछ नहीं है, ये प्रोटीन के कुछ कण है, मॉलिक्यूल है, अणु है। प्रोटीन के वो मॉलिक्यूल है जो क्रिस्टी के ऊपर, या फिर कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर लगे रहते हैं, जहां पर अपने को F0 F1 पार्टिकल भी देखने को मिल जाता है। उसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले अपनी चर्चा कर लेते हैं ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल दो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल दो, क्योंकि बहुत सारे अणुओं की, बहुत सारे मॉलिक्यूल की जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, उनकी सीरीज मिलती है, श्रृंखला देखने को मिलती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला गया है। और ये सारे मॉलिक्यूल बारी बारी से क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, मुक्त होंगे NADH2, FADH2 या GTP से, ये अणु अपने तैयार कर चुके हैं। क्रैब साइकिल तक अपने बारी बारी से अपने बीच बीच में बार बार आया होगा NADH2। तो अब NADH2 या FADH2 है वो ब्रेक डाउन होगा, उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे या प्रोटॉन निकलेंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। वो इलेक्ट्रॉन किस में ट्रेवल करेंगे? बारी बारी से इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ट्रेवल करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोल दो, इनको इलेक्ट्रॉन ग्राही बोल दो। किसके बने हुए ये अणु? ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन ग्राही का काम करेंगे, और प्रोटीन के बनी हुई लंबी श्रृंखला होती है।
बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे में, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी अब बनेगी ईडीएस के अंदर। तो इससे पहले थोड़ा सा और अपने ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा अपने पीछे आते हैं। यहां पर अपने ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा, और इस साइटोप्लाज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया भी सस्पेंडेड है। तो साइटोप्लाज्म में अपने को क्या देखने को मिली, साइटोप्लाज्म में चल रहा था ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू अपनों ने क्या तैयार किया था, ग्लूकोज को बदल लिया था। किसमें, ग्लूकोज को अपनों ने पायरुविक एसिड में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, बदल लिया था। किसको, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में, किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस में। चलता कहां है, साइटोप्लाज्म में। किसकी एब्सेंस में चलता है, ऑक्सीजन की नीड होती नहीं है तो बगैर ऑक्सीजन के चलता है। अब ये पायरुविक एसिड एंटर करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इस फॉर्म में, पायरुविक एसिड की फॉर्म में वो एंटर नहीं कर सकता, तो इसको अपनी फॉर्म चेंज करनी पड़ती है, और फॉर्म चेंज करने के बाद ही वो पहुंच पाता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या धात्री में। लेकिन यहां पर जो बनने वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए है, क्या बना रहा हूं मैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये बन जाता है कब, जब पायरुविक एसिड है वो एंटर करने की कोशिश करेगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो वहां पर एक रिएक्शन और देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन या योजन अभिक्रिया में पायरुविक एसिड को बदला जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें 2 कार्बन होते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल। किसके अंदर करेगा, क्रेब्स साइकिल। और वो एंटर कर सकता है क्रेब्स साइकिल। कौन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इतनी बात अपने पढ़ चुके हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकता है, और क्रेब्स साइकिल के एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, अपने को मिल जाएंगे एटीपी। लेकिन वो बनेंगे कहां, ईडीएस में। इसी तरह से जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, तो वहां पर अगर याद हो, वहां NAD पॉजिटिव से क्या बनाया था, NADH2। कितने बने थे, डबल बने थे, क्योंकि पायरुविक एसिड भी क्या चल रहा है, डबल चल रहा है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अपने को 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, और 2 पायरुविक एसिड से ही क्या बनेंगे अपने पास, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो NAD पॉजिटिव यहां पर, जहां पर, कहां पर, लिंक रिएक्शन में 2 NAD पॉजिटिव जो कि कोएंजाइम थे, उन्होंने क्या बना लिया, NADH2। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसमें हाइड्रोजन और ऐड हो गए, तो 2 NADH2 बनते हैं। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में 3 जगह उन्होंने NADH2 का फॉर्मेशन देखा। अगर क्रेब्स साइकिल याद हो गया हो तो वहां पर 3 जगह अपने को NADH2 बनता हुआ दिखाई दिया। और अगर उसको डबल करें, क्योंकि वो 2 बार चलेगा, एक बार में क्या आएगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए काम में आएगा और उससे पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा। उसी तरह से फिर दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, क्योंकि ये 2 बनते हैं, तो अपने को डबल करने पड़ते हैं। एक बार में अपने को 3 जगह NADH2 दिखाई देते हैं। इसी तरह से फिर डबलिंग करें तो 6 NADH2 अपने को दिखाई देंगे, और उन 6 NADH2 से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एक से अगर एक NADH2 है तो उससे 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बनते हैं। तो उसी तरह से अगर अपने पास कितने 6 NADH2 हैं तो कितने बनेंगे, 18 एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा अपने को। अगर अपने पास 6 NADH2 है तो उससे कितने एटीपी बन जाएंगे, 18 एटीपी का प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वो सब की सब चीजें बनेगी कहां, ईटीएस के अंदर। जहां जहां अपने को NADH2 दिखाई दे रहा है, वो आगे चलकर ईटीएस के अंदर ब्रेकडाउन होगा, और उससे अपने को एनर्जी मिलेगी एटीपी की फॉर्म में। आपने ग्लाइकोलाइसिस में भी देखा होगा, यहां पर भी क्या होता है, 2 NAD पॉजिटिव से 2 NADH2 देखने को मिलते हैं। तो ये बीच बीच में जहां जहां NADH2 बनते हैं,
चाहे वो क्रैब्स साइकिल में बने, चाहे वो लिंक रिएक्शन में बने, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस में बने, वो सारे के सारे ब्रेकडाउन होंगे, टूटेंगे कहां पर, ईटीएस में। अब इसको अपने मैग्नीफाई कर लेते हैं कि वाकई में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगे होते हैं किसके ऊपर, ईटीएस में। ईटीएस का यहाँ प्रेजेंटेशन है। यहां पर अब उन्होंने इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिखाए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही, जैसे एफएमएल लिखा है, एफईएस लिखा है, यूक्यू लिखा है, यूक्यूएस2 लिखा होगा, सीवाईटी लिखा होगा। ये सब के सब क्या है, वो प्रोटीन के अणु हैं जो बारी बारी से इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं और उसको अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ट्रांसफर करते हैं। जिस तरह से पहले एफएमएन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एफईएस के बाद, उसके बाद दोबारा एफईएस, उसके बाद यूक्यू, फिर यूक्यूएस2, इस तरह से बारी बारी से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दूसरे अगले इलेक्ट्रॉन ग्राही को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इस तरह से इस इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली, ये बीच में मैंने क्या बना रखा है, स्पेस बना रखा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि बाह्य झिल्ली भी तो होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में कुछ जगह होती है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो अपने पढ़ चुके हैं। तो यहां पर इस तरह से 4 कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं इनको अपने 4 कॉम्प्लेक्स बना रखे, 5वां भी कॉम्प्लेक्स होता है, ग्रुप बना रखे हैं। सब इलेक्ट्रॉन ग्राही अपने अपने ग्रुप में बैठे रहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के ग्रुप या कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं मैंने, इसी तरह से 5वां भी होता है, वो बैठे रहता है F0 F1 पार्टिकल के अंदर, जिसको फर्नांडिस मोरन पार्टिकल या ऑक्सीसोम बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है, कैस्पियन क्रिस्टल के ऊपर लगा होता है। वहां पर 5वां कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज, जो एक तरह का एंजाइम है जो एटीपी का प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व होता है। वो अपने आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अपने को आंतरिक झिल्ली के ऊपर 4 ही इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के क्या दिखाने, कॉम्प्लेक्स दिखाने, ग्रुप दिखाने। तो 4 ग्रुप बना रखे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे ग्रुप बना रखे हैं। जो एफएमएन एफईएस है वो तो फर्स्ट ग्रुप है, उसके बाद ये यूक्यूएस2 यूक्यू है, वो है सेकंड ग्रुप में या सेकंड कॉम्प्लेक्स में, जटिल जिसको बोल देते हैं। और उसके बाद सीवाईटी बी, एफईएस, यूक्यू, यूक्यूएस2 है, वो थर्ड में आते हैं। और फोर्थ में आता है आपका सीवाईटी C1, सीवाईटी ए और सीवाईटी A3। तो ये सब मिलकर क्या तैयार करते हैं, ईटीएस तैयार कर लेते हैं। अब देखिए काम कैसे होता है। ये अपना NADH2 बनाया था उन्होंने, ये वो मॉलिक्यूल है, वो अणु है जो टूटेंगे। अब ये तो बनते आए थे अब तक, क्रैब्स साइकिल में बनाए, अपने लिंक रिएक्शन में बनाए, और उससे पहले कहां बनाए थे, ग्लाइकोलाइसिस में, बीच बीच में बनते रहते हैं। और एक NADH2 से मैंने बताया था 3 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ये वापस अब टूटेंगे, पहले बने थे, ईटीएस में जाने के बाद ये टूटेंगे। ये मैट्रिक्स है, ये क्या चीज है, ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का धात्री है, मैट्रिक्स है। तो यहां पर NADH2 बने थे, अब ब्रेकडाउन होगा और वापस वही चीजें बन जाएंगी जिनसे ये मिलके बने थे। ये कोएंजाइम बन गया NAD पॉजिटिव। अब जिससे बना था ये वापस उसी में टूट गया। तो जब NADH2 बना है तो इसका मतलब इसमें से क्या रिलीज होंगे, 2 हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे, मुक्त होंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं। 2 इस पे लगे हुए थे, वो अलग हो गए वापस, और ये ऑक्सीडाइज हो गया, दोबारा ऑक्सीकरण हो गया, हाइड्रोजन हट गए इसमें से, और ये वापस उसी फॉर्म में आ गया NAD पॉजिटिव। और इसको बैलेंस करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन रिलीज और होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, अगर 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं तो उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। अब पहला काम किसका था, इसी इलेक्ट्रॉन का आएगा। अब ये भटकेगा, ट्रेवल करेगा, भ्रमण करेगा, किसके अंदर, ईटीएस के अंदर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका पहले अपने ब्यौरा दे देते हैं, इसका अपने पाथ दिखा देते हैं। अब ये ट्रेवल करेगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, ये एफएमएन के पास, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसके पास जाएगा, एफएमएन के पास। और फिर वो ट्रेवल करता हुआ कहां पहुंचेगा, एफईएस के पास, और आगे भी एफईएस है। फिर ये यूक्यू में घुसेगा, उसके बाद यूक्यूएस2। जब ये एफएमएन से एफईएस के पास जाएगा तो क्या होगा, इतनी एनर्जी यहां पर निकल आ सकती है। तो इतनी एनर्जी निकलेगी जिससे वो जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए वो पंप हो जाएंगे, किस तरफ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो 2 हाइड्रोजन इधर जंप कर गए, उनको एनर्जी मिली, किससे मिली, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने से जब एफएमएन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, वो गया किसमें,
FeS में। तो क्या हुआ, वहां पर इतनी एनर्जी आ गई कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, या और भी होंगे क्योंकि मैंने सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल तैयार किया, तो बीच में बहुत सारे बनते हैं, तो उनसे हर एक से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन आयन। वो हाइड्रोजन आयन जंप कर जाएंगे, पंप कर जाएंगे कहां पर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेसिस, खाली पड़ी जगह में। इसी तरह से फिर आगे जाएगा यूक्यू से UqS2, और ये फिर सेकंड में आएगा, तो यहां पर भी अपने को 2 हाइड्रोजन जंप करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के बार बार ट्रेवल करने से क्या होगा, एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी से क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन को इस मैट्रिक्स में से उठाकर कहां पंप कर देंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। फिर इलेक्ट्रॉन और आगे जाएगा, CYTB, उसके बाद FeS, फिर UQ, उसके बाद UqS2, तो दोबारा थर्ड में घुस गया अभी। तो थर्ड जो कॉम्प्लेक्स है, या थर्ड जो इलेक्ट्रॉन ग्राहियों का समूह है, वहां पहुंचने के बाद फिर से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन अपने को और देखने को मिलेंगे। एक NaDH2 से 3 बार हाइड्रोजन आयन है वो पंप होंगे किस तरफ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, और उससे 3 बार क्या जनरेट होगी, ATP बनेगी। इससे भी एक ATP का फॉर्मेशन होगा, इससे भी एक ATP बनेगी, और इससे भी एक ATP बनेगी। किस तरह से बनेगी वो आगे अपने देख लेंगे। यहां मैंने आपको बता दिया कि एक NaDH2 के ब्रेकडाउन से अपने को 3 हाइड्रोजन आयन, 3 बार हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेंगे। टोटल 6 हाइड्रोजन आयन बाहर आ गए हैं इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और उससे 3 जगह जो हाइड्रोजन आयन बनाए हैं, उससे 3 जगह अपने को ATP देखने को मिलेगी। दोबारा देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करेंगे किसके अंदर, EDS में। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे किससे, NaDH2 से, और वो ट्रेवल करेंगे, और उस ट्रेवलिंग से क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये जो हाइड्रोजन आयन और रिलीज हुए थे वो जंप कर जाएंगे, पंप कर जाएंगे किस तरफ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, और 3 बार ऐसा होगा। इसी वजह से 3 बार ATP का प्रोडक्शन होगा, या 3 ATP बनेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये ट्रेवल कर रहा है अभी तक इलेक्ट्रॉन इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, आंतरिक झिल्ली के ऊपर। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा, CYTA3। और अगर अपने से ये पूछ लिया जाए ओवरऑल, उसमें इस तरह से मेंशन ना किया हो कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, या फिर इस जटिल के अंदर, या फिर इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों का जो अपने क्रम लगा रखा है, ये ना पूछ के सिंपल भाषा में ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन होगा, तो उत्तर होगा ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन कहां मिलेगी, मैट्रिक्स में। यहां पर हाफ O2 घूम रही है। अब इस हाफ O2 को कौन मिल जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव हो जाएंगे, और इधर हाइड्रोजन आयन भी घूम रहे हैं। तो ये हाफ O2 है, वो इन हाइड्रोजन आयन से क्या कर लेगा, पैचअप कर लेगा। इन दोनों के मिलने से, इसको इलेक्ट्रॉन रिसीव होने से क्या बन जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, पानी बनता है। दोबारा देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो NaDH2 के ब्रेकडाउन से रिलीज हुए थे, वो बारी बारी से ट्रेवल करेंगे किसके अंदर, EDS में। EDS में ट्रेवल करेंगे तो इससे एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी निकलेगी। उस एनर्जी से ये जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन है वो पंप कर जाएंगे किस तरफ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, या अंतर झिल्ली अवकाश के अंदर। वो उधर बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है। इस EDS में बारी बारी से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो है ऑक्सीजन। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, ऑक्सीजन। यहां तक अपने इस बात को समझ लिया। आज के लेक्चर वीडियो में यहीं तक। अभी तक ETS कंप्लीट हो गया है। ETS किस तरह से काम करता है वो अपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ। वो अगले लेक्चर वीडियो में अपने कंप्लीट कर पाएंगे जब अपने पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल दो या ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण बोल दो, वहां पर ATP का प्रोडक्शन होगा, जिसमें अपने को पढ़ने को मिलेगी केमियोस्मोटिक थ्योरी। इसको दिया था किसने, पीटर मिशेल ने 1961 में, 1961 में। वो अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।